अब आरसीपी जी के दावे पर मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनका मामला अलग है। नहीं, हम अपने तो धुआं कहां से आ रहा है? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी अब तक के सबसे कमजोर सीएम हैं और अब तक के सबसे लाचार सीएम की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एक बात और नीतीश कुमार जी के बारे में, मतलब आप तो बोल रहे हैं कि अब तो डूबती नाव से हो गए हैं, जदयू भी गड़बड़ा गई है, लेकिन एक बात बार बार उनके प्रवक्ता, उनके आसपास के नेता स्थापित करने में लगे रहते हैं कि नीतीश की ऐसी छवि है, वो ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, ये सब नीतीश के डिक्शनरी में है ही नहीं। जो हमने फिल्म देखी है उड़ता पंजाब जी, वो बहुत संभव है कि आने वाले 2, 4, 10 महीने में या 2, 4 साल में उड़ता बिहार नाम की भी एक तस्वीर आएगी। और आप देखिए कि शिक्षा विभाग, आज एक चिट्ठी आई है शिक्षा मंत्री की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी के दुलरुआ IAS अधिकारी के पाठक पर जिस तरह से आरजेडी ने हमला किया है, और आप परिस्थिति देख ली, सरकार चल नहीं रही है जी। सरकार घिसट रही है, और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने फैसले गलत ले लिए। और दूसरे जो चचा हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम चचा बने रहें, चचा बने रहें, चचा बने रहें। बेटा कैस कैस करता रहे, ये चचा 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 करते रहे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उनका बिहार की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसको लेकर तो लगातार हम विवेचना कर रहे हैं, आप तक खबरें भी पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अलग तरीके के इशारे कर रही हैं। नीतीश कुमार का लगातार अपने सिपह सालारों से मुलाकात करना, विधायकों सांसदों से बैठक करना, ये भी एक इशारा कर रहा है। खास तौर पे तब जब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि तेजस्वी यादव का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है लैंड फॉर जॉब में, उसमें अब नाम आ गया है। बहुत तरीके की चर्चाएं बिहार में हो रही हैं, कौन डिप्टी सीएम होगा, इस्तीफा लिया जाएगा कि नहीं। लेकिन इन सब के बीच 2017 वाली परिस्थिति न बने, इसलिए राजद ने सबसे पहले ये बात कह दी कि इस्तीफा तो किसी हालत में तेजस्वी यादव का नहीं होगा। आज राजद अपना स्थापना दिवस भी मना रही है, बहुत धूमधाम के साथ राजद के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। लेकिन एक टीस है कि क्या तेजस्वी यादव की राजनीति भी लालू यादव की राजनीति की तरह समाप्त हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार कोई फैसला ऐसा ले सकते हैं जिसकी वजह से सरकार की स्थिति फिर डमाडोल हो सकती है? देखिए, इस चर्चा में हमारे साथ RLJD के प्रवक्ता राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सवाल तो मेरा बड़ा साधारण है लेकिन जवाब बड़ा कठिन है। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री का शपथ लेते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, 1 घंटे में इस्तीफा दे देते हैं। तेजस्वी यादव, CBI इतना बड़ा मामला चल रहा था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, उसमें नाम आ गया। अब नीतीश कुमार 2017 की परिस्थितियों में जाकर इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? राजद ने तो कह दिया इस्तीफा नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी मौजूदा वक्त के बिहार के अब तक के सबसे कमज़ोर सीएम के तौर पर सामने आ रहा है जी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि न सिर्फ उन्होंने मेवालाल चौधरी जी का इस्तीफा लिया था, बल्कि जहाँ तक मुझे याद है कि मंजू वर्मा जी का भी उन्होंने इस्तीफा लिया था जी। और नीतीश कुमार जी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के फैसले उन्होंने किए हैं, और ख़ास करके जब से महागठबंधन की तस्वीर बनी है जी, तब से वो एक तरह से कहें कि फ्रंट से वो दिखते हैं सीएम, लेकिन डिफैक्टो सीएम की तरह तेजस्वी जी और ललन जी की जोड़ी काम कर रही है। आपको मैं ये भी कहूँ कि कल आपने देखा होगा कि जैसे ही ये चीज़ें सामने आई तो सुबह में ललन जी ने डिफेंड किया तेजस्वी जी को, और शाम में जो नीतीश बाबू के सबसे करीबी मंत्रियों में से हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने भी डिफेंड किया। ये डिफेंड करने की मजबूरी क्यों है? सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि नीतीश कुमार जी को ये डर है कि अगर हमने पलटने की कोशिश की या हमने तेजस्वी जी को बर्खास्त करने या इस्तीफा मांगने का काम किया तो बहुत संभव है कि ललन जी, जो आज की तारीख में नीतीश कुमार जी से ज़्यादा हो चले हैं तेजस्वी जी के, कहीं वो साथ में पूरी पार्टी न लेके चले जाएं। तो नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि जो हो रहा है चलने दो, नैतिकता का तो तकाजा वो पहले ही छोड़ चुके हैं, उनसे हम लोग अब उम्मीद भी नहीं करते हैं। जिस विरासत की बात उन्होंने की
2005 के पहले। अब वो अपनी पूरी विरासत उन्हीं को सौंप रहे हैं, वो नेतृत्व भी पड़ोस के घर में खोज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब तक के सबसे कमजोर सीएम के तौर पर वो आ रहे हैं। और आप देखिए कि शिक्षा विभाग, आज एक चिट्ठी आई है शिक्षा मंत्री की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी के दुलरुआ आईएएस अधिकारी के पाठक पर जिस तरह से आरजेडी ने हमला किया है, और आप परिस्थिति देख ली, सरकार चल नहीं रही है, सरकार घिसट रही है, और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने फैसले गलत ले लिए। वो जनता की आवाज को नहीं समझ सके। अब वो विधायकों से मिन्नत कर रहे हैं कि मेरी अंतिम पारी है, इसको सुरक्षित गुजर जाने दो। यही परिस्थिति है नीतीश कुमार जी। जब आप अलग हुए थे नीतीश कुमार से तो बहुत प्रयास किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उन्होंने कहा भी था कि राजनीतिक रूप से ना ही सही, लेकिन ऐसे भी सामाजिक तौर पर भी मैं उनके भाई जैसा हूँ। एक बड़ी जिम्मेवारी मैं लेकर चल रहा हूँ, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। जब निकासी की बारी आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के आसपास जो पूरी तरीके से उनको हक किए हुए हैं, और आगे चल के राजद में एक तरह से विलय जदयू का लगभग तय हो गया है, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सकता। और घुमा फिरा कर तो परिस्थितियाँ वैसी बन रही। आप देखिए, जो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आरएलजेडी के निर्माण के समय में जितनी बातें कही थी, आप देखिए फेज बाई फेज, आप आरसीपी जी ने पार्टी छोड़ा पहले, उसके बाद हम लोग को मजबूर किया गया, जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद आपने देखा होगा मीना देवी ने भी छोड़ा, फिर तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने इस पार्टी को छोड़ने का काम किया। बात सिर्फ एक ही है कि जिस व्यक्ति के हाथ में कमान है, उसने ये तय कर लिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को जलील किया है, वो बदला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नीतीश कुमार जी से लेते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले दिनों में। और जितना जलील नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को किया, दिग्विजय साहब को किया, उपेंद्र कुशवाहा जी को किया, शरद बाबू को किया, आप देखिए 1 साल उनका देहांत होने को है, और एक पोस्ट आप जदयू की तरफ से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरजेडी के मुख्यमंत्री बनाने में शरद बाबू की बड़ी भूमिका रही है। उन लोगों ने ललन जी, नीतीश कुमार जी और लालू जी ने एकदम से भुला दिया। अभी इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो शरद यादव जी तक की जो पीढ़ी रही है इस पार्टी में, और जिस तरह से जलील होने का काम किया है, जलील किया गया है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये तमाम नेता सिद्धांत की बात कर रहे थे, समाज की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे, और जब जब ये हुआ तब तक नीतीश कुमार जी ने उनको जलील करने का काम किया। और आज कहते हैं ना कि कभी कभी अपने किए हुए कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। तो माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी उसी अवतार में हैं, और एकदम वही स्वरूप में नीतीश कुमार जी को लेकर के जा रहे हैं। एक बार कहा भी था उन्होंने वो तो आपको मालूम ही है, वो अखिलेश जी के हेलीकॉप्टर पे घूम के पेट से दांत निकाल रहे थे या होम्योपैथी इलाज कर रहे थे। तो हो सकता है कि भाई अपने पुराने दर्द को एक मौका मिला और अब वो उसके जरिए जो है वो होम्योपैथी इलाज कर रहे हैं। ये तो सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं। एक बात तो आप भी जानते हैं कि चर्चा खूब हुई कि आरसीपी हटेंगे तो पूरी पार्टी टूट जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा हटेंगे तो पूरी विधायक संसद सब भाग जाएंगे। आपके नेता ने कुछ दिन पहले भी भगदड़ मचा दी थी ये बात कहकर कि बहुत लोग संपर्क में हैं, हमारे भाजपा के संपर्क में हैं, अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं, कभी भी जल्दी टूट जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा जाने जाते हैं कि वो अपनी ताकत जो है पार्टी का वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज रखते हैं अपने पास में। इतना आसान नहीं होगा कि ललन सिंह के लिए कि उनके नाक के नीचे से पार्टी लेकर चले जाना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में अभी समय है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में खदबदाहट है, और शायद नीतीश कुमार जी इसको समझ भी रहे हैं। यही कारण है कि जो नेता कभी अपने विधायकों से मिलने को कभी तरजीह नहीं दिए पिछले 30 साल की राजनीति में,
अपने सांसदों से नहीं मिलना पसंद करते हैं। इनफैक्ट जो 4-5 प्रमुख मंत्री हैं उनको छोड़ दीजिए तो बाकी मंत्रियों से वो मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो नेता अचानक हर विधायक से 1-to-1, सामूहिक में नहीं, 1-to-1 15-15 मिनट सभी से वो बात कर रहे हैं। किसी से 10 मिनट बात कर रहे हैं, किसी से 12 मिनट बात कर रहे हैं। तो ये जो पेशानी पर बल पड़ा हुआ है, तो ये क्या वो बात की तस्दीक नहीं करता है जो हमारे नेता ने कहा? जी। अब आरसीपी जी के दावे पर मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनका मामला अलग है। नहीं, हम अपने तो धुआं कहां से आ रहा है? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी अब तक के सबसे कमजोर सीएम हैं और अब तक के सबसे लाचार सीएम की तरफ बढ़ चुके हैं। एक चर्चा राहुल जी और हो रही है, और ये खास तौर पे आपकी पार्टी को भी प्रभावित करता है, आपकी पार्टी की राजनीति भविष्य को भी प्रभावित करता है। नीतीश कुमार के पलट जाने की खबरें आ रही हैं कि फिर पलट जाएंगे, भाजपा के साथ चले जाएंगे। चूँकि अभी आप एनडीए में आए नहीं हैं, जरूर आगे चल के रास्ता बनेगा, लेकिन ये आपकी पार्टी की संभावनाओं को कहीं ना कहीं समाप्त कर देगा यदि अगर नीतीश कुमार वापस आ जाते हैं एनडीए में। तो देखिए, पहली बात तो कि एनडीए का स्वरूप क्या होगा, किस रूप में होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है जी। लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है कि आप राजनीति की समझ रखते हैं और हम लोग राजनीति करते हैं जी। बिहार की राजनीति को अगर 30 साल बाद जब लिखा जाएगा, अगर वो एक बार और पलटने की कोशिश करते हैं जी, तो 30 साल के बाद नीतीश कुमार जी को किस रूप में याद किया जाएगा? कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, समाजवाद के चोले से निकला हुआ एक मौका परस्त नेता के तौर पर वो जाने जाएंगे, जिसने बिहार का हर पल नुकसान कराया। आप देखिए 2013 से जिस तरह से उन्होंने पलटने और कुर्सी बचाने का खेल शुरू किया है, तब से बिहार के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ा है वो आप महसूस कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, पुल का ही मामला सिर्फ नहीं है कि पुल गिर गया 2-2 बार, इस तरह के सैकड़ों मामले हैं। जो शराबबंदी है उसकी असफलता आखिर किसके माथे पर है? पूरे बिहार के युवाओं को नशाखोरी में, ड्रग्स में एक तरह से धकेल दिया। जो हमने फिल्म देखी है उड़ता पंजाब, वो बहुत संभव है कि आने वाले 2-4-10 महीने में या 2-4 साल में उड़ता बिहार नाम की भी एक तस्वीर आएगी। और मैं तो सोचता हूं कि जिसने बिहार को गढ़ने का काम किया 2005 से 2010, जो स्वर्णिम काल में समझता हूं कि आज़ाद भारत में से ये 5 साल भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, वो इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार को नशे में धकेल देने का काम किए, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। तो निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार जी इस तरह का कोई फैसला करते हैं, पहली बात तो कि बिहार की ना तो जनता इस बात के लिए तैयार है और ना बीजेपी इसके लिए तैयार होगी। इसलिए मुझे इस तरह की कोई संभावना नहीं लगती है। उनको कोई लेने वाला तैयार नहीं है। सुशील मोदी जी का तो कल बयान है कि हम जदयू के किसी सांसद तो छोड़ दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी को भी नहीं लेने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति काफ़ी आगे बढ़ चुका है और चीज़ें अब अलग दिशा में बढ़ेंगी और एक बेहतर बिहार की तरफ बढ़ेगी और आपको ये स्वरूप आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। अभी बिहार सोचिए आप, एक मतलब मैं अभी आपसे बात हो रही है और हम लोग जब यहाँ पर बैठे हैं तो लालू जी के कार्यक्रम में तेजस्वी जी अनुपस्थित हैं जी। मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं जी। लेकिन जिस तरह की उपस्थिति उनकी राजनीति में ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए थी, उसकी जगह पे करोड़ों का बंगला वो लाख रुपए या 4 लाख रुपए में वो एक फर्जी कंपनी बना के घूस में ले लेते हैं जी। या किसी और तरीके से ले लेते हैं, जमीन हथिया लेते हैं लोगों का, नौकरी के बदले जमीन मिल जाता है जी। तो ये सब एक गंभीर कैरेक्टर है किसी भी राजनीति में युवा के लिए, जो आने वाले 30-40 साल तक युवाओं का एक रोल मॉडल होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने एक बड़ी बात कह दी, मतलब तेजस्वी यादव क्या, अब तक तो ये कहा जाता था कि अपने पिता के भाई कर्मों की वजह से फंसे रहते हैं, पिताजी ने कर दिया इसलिए हो रहा है। आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि तेजस्वी के ही कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं निशाना लगा रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छा उपाय यह है राजनीति में कि आप एक कदम आगे बढ़िए और आप कहिए कि हम सब कुछ त्यागते हैं और हम एक नई राजनीति का शुरुआत करेंगे। है साहस तेजस्वी जी में?
उठाएं ये कदम बिहार की जनता के लिए, बिहार के करोड़ों युवाओं के लिए। 2020 में युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने उनमें एक उम्मीद देखी थी जी, और वो उम्मीद धाराशायी होता जा रहा है। जब से ये सत्ता में आए हैं तो हर पल वो धाराशायी हो रहा है। इसलिए मेरा सिर्फ कहना नहीं है, बिहार की जनता जान रही है, समझ रही है। आज नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनके विभाग के तबादलों को रोकने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी, कहीं तो कोई बात होगी। तो एक बात और नीतीश कुमार जी के बारे में, मतलब आप तो बोल रहे हैं कि अब तो डूबती नाव से हो गए हैं, जदयू भी गड़बड़ा गई है, लेकिन एक बात बार बार उनके प्रवक्ता, उनके आसपास के नेता स्थापित करने में लगे रहते हैं कि नीतीश की ऐसी छवि है, वो CCC से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, ये सब नीतीश के डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बात इसका जवाब है, अभी भागलपुर का पुल गिरा जी, उस विभाग के पिछले 10-15 साल से या 12 साल से प्रमुख सर्वा जो IAS अधिकारी हैं, क्या उनको निलंबित किया गया? क्या उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? और मज़ेदार बात तो ये है कि उनको एक और विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो समझौता नहीं कर रहे हैं तो बता दीजिए। नालंदा के अंदर मैं कई अवसरों पर, मैंने लालू जी को भी देखा है, मैंने राजीव गांधी जी को देखा है, और भी कई नेताओं को मैंने देखा है। दंगा जब हुआ बिहार के अंदर या देश के किसी हिस्से में, तो प्रमुख जो बिहार के हों या दूसरे राज्यों के प्रमुख जो नेता थे वो गए और उनके जाने भर से दंगा थम गया, रुक गया। नालंदा नीतीश कुमार जी की कर्म भूमि है और इस बार दंगे का जख्म लिए हर नालंदा वासी पीड़ित है, कराह रहा है, और नीतीश जी के पास ये फुर्सत नहीं है कि वो अपनी ही बात को कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, उसके जा करके वो उन लोगों के जो पीड़ित हुए हैं उनके मरहम, उसको घाव पर मरहम लगा सकें। तो इससे ज़्यादा कमज़ोर, असहाय मैं नहीं समझता हूँ। और रही बात क्राइम की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से किसी रिमोट एरिया में आप जाएं और आप सुरक्षित पहुँच जाएं। तमाम घटनाएं घट रही हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं उन पर गोलियां चल रही हैं जी। आपस में गैंगवार हो रहा है, तमाम घटनाएं, अपहरण की घटनाएं बिहार के अंदर, टीम पर लगातार हमला होता है। बिहार के अंदर अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। इसलिए CCC तो अब रहा ही नहीं। CCC सिर्फ इस रूप में है कि एक को कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए जी। और दूसरे जो चचा हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम चचा बने रहें, चचा बने रहें, चचा बने रहें। बेटा कैश कैश करता रहे, ये चचा 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 करते रहें। आखिरी सवाल है, विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बड़ी तैयारी की गई थी। उस तैयारी को देखकर, चूंकि पटना में हुआ था, हमने भी बहुत नज़दीक से देखा, थोड़ी बड़ी कमियां रहीं, लेकिन एक बड़ा व्यापक संदेश तो गया कि भाई भाजपा को चुनौती इस बार दी जाएगी। हमने देखा तब से महाराष्ट्र की एक घटना हुई, बिहार में भी लग रहा है कि कुछ खेल भाजपा या केंद्रीय एजेंसियां कुछ ना कुछ तो कर रही हैं। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दोनों गठबंधनों में कहीं नहीं हैं और आपके नेता इस चीज़ के लिए हमेशा जाने गए हैं कि जब भी कोई सेंट्रल एजेंसियों की बात आती है या लोकतंत्र की बात आती है, वो अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो गठबंधन को नहीं देखते हैं बल्कि अपनी विचारधारा पर रहते हैं। देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि 2024 तक नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का सपना चाहे जितना देख लें जी, वो पूरा नहीं होने वाला है। और मैं कई अवसरों पर अलग अलग किताबों को अगर आप देखेंगे, अगर नीतीश कुमार जी पर एक किताब अभी आई है जी, कितना राज कितना काज, इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादक हैं यहाँ, उन्होंने लिखा है, उसमें एक जिक्र करते हैं, वो एक उस किताब में एक चीज़ का जिक्र है प्रेम कुमार मनी जी के हवाले से जी। वो नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि ये डैशिंग आदमी है। तब वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे जी। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी में विवाद तब शुरू हुआ जब दोनों की आकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने को बलवती हुई जी, और वहीं से डिफरेंसेस शुरू हुए।
इसलिए इनकी एक इच्छा है कि हम अब इतने साल मुख्यमंत्री रह गए, जी। किसी तरह से बिल्ली के भाग्य से छीका फूटे और मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं। लेकिन लालू जी कम खिलाड़ी नहीं हैं, उन्होंने अंतिम समय में दूल्हा बदल दिया। जी, आप समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारा कर लिया। राहुल गांधी शादी करेंगे। राहुल गांधी जी की शादी जब 17 दल के बड़े नेता बैठे हों, वहाँ पे ये डिस्कशन हो, मैं नहीं समझता हूँ कि ये शादी की बात है। ये नीतीश कुमार जी के लिए इशारा था कि तुम कहीं रेस में नहीं हो, न 3 में हो न 13 में हो। बैठकें भी कैंसिल होती जा रही हैं, बेंगलोर फिर शिमला। देखिए, विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सिर्फ और सिर्फ दिखावटी एकता के तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने किस तरह का रवैया अपनाया हुआ है, ममता बनर्जी ने किस तरह से रवैया अपनाया हुआ है, केसीआर और जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक जी का क्या रोल है, सब कुछ आप देख रहे हैं। और केजरीवाल जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका क्या होगा। वो यूसीसी पे कभी समर्थन करते हैं, उधर भगवंत मान उनका विरोध कर देते हैं। तो पूरे देश के अंदर जो विपक्ष में जो लोग हैं वो नहीं क्लियर है कि उनको राजनीति किस दिशा में ले जाना है। संकट है उनके सामने। आपकी पार्टी के कुछ रास्ता निकल रहा है? हमने देखा मांझी जी ने एक दिन में चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। आपकी पार्टी अभी तक कुछ तय नहीं कर रहा। राजनीति 2 मिनट का मैगी नूडल्स नहीं है, पकने दीजिए, बढ़िया खाना खिलाएंगे। खीर बना रहे थे पिछली बार, आप बना नहीं था, इस बार बन जाएगा। इस बार बन जाएगा। चलिए, राहुल कुमार है, युवा नेता है, आरएलजेडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पत्रकारिता का पुराना बैकग्राउंड रहा है, इसलिए शब्दों को आप सोच रहे होंगे गढ़ रहे हैं बड़ा रुक रुक कर। ये कारण है, क्योंकि हम सुझाती रहे हैं। इन्होंने पत्रकारिता से ही शुरुआत की थी और आज जिन मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी, बहुत साफगोई से रखी। और आपने देखा होगा कि ये इंटरव्यू कम और विश्लेषण ज़्यादा लग रहा था, जैसे कि पंचनामा में हम करते रहते हैं। निश्चित तौर पर एक गूढ़ ज्ञान है, इन्हें पता है कि राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। इनकी पार्टी किनारे पर बैठकर इंतजार कर रही है कि जब अंतिम स्वरूप लेगा दोनों गठबंधन, तब जाकर फैसला लेंगे। बहुत बार गरम गरम चाय पी लिया इन्होंने, कई बार मुंह जला है। इस बार इत्मीनान से चीजों को देख रहे हैं। राजनीति तो लगातार बदल ही रही है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति कौन सा स्वरूप लेती है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।